बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एसएनसी के न्यू सिलेबस में जो जनरल साइंस की बुक आई है उसको पढ़ेंगे हम। उसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। जो चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है वो है इकोलॉजी, और इकोलॉजी का चैप्टर जो है इसकी हम एक्सरसाइज के MCQs जो है वो सॉल्व करेंगे अभी। तो चलिए हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द फिनोमिनन विच डज नॉट लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। कि ऐसा कौन सा फिनोमिनन है, ऐसा कौन सा मजहर है जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह नहीं बनता। ये आपने जहन में रखना है कि जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह नहीं बनता, रीज़न नहीं बनता, वो हमने जो है वो इसमें से ऑप्शन ढूंढनी है। नंबर ए हमारे पास जो है वो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट मेन रीज़न होता है ग्लोबल वार्मिंग का, क्योंकि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में डिफरेंट गैसेस जो हैं वो ज़मीन की इन्वायरमेंट में अब्जॉर्ब हो जाती हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये तो वजह है, इस वजह से ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। हमने तो वो फिनोमिनन ढूंढना है जो वजह नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे है डज नॉट लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। बी वाला हमारे पास ऑप्शन है वो है ओजोन डिप्लीशन। ओजोन एक प्रोटेक्टिव लेयर है हमारी अर्थ के अराउंड, और ये हमें ख़तरनाक रेडिएशन से बचाती है। जबकि डिप्लीशन जो है ओजोन की, यानी इसकी लेयर में जो तोड़ फोड़ है, वो क्या करती है कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हैं उनको ज़मीन पर आने देती है, जिसकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ये भी उसकी वजह है ग्लोबल वार्मिंग की, तो ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सी वाला देखते हैं, डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट से ये वर्ड निकला है, यानी जंगल से, और डिफॉरेस्टेशन जो है वो है जंगलात का कटाव। तो जंगलात के कटाव से भी ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इस वजह से ये भी हमारे पास ऑप्शन जो है ये करेक्ट नहीं है। लास्ट वन हमारे पास ऑप्शन जो है वो है फोटोसिंथेसिस। तो यही जो है हमारे पास वो करेक्ट आंसर है कि फोटोसिंथेसिस जो है, आपको पता है कि ये प्लांट्स के अंदर जो है वो खुराक के बनने का अमल है। तो ये एक हेल्दी एक्टिविटी है और ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह नहीं है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो सेकंड वाला हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हम देखते हैं कि हमें क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द फीडिंग लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम इज़ कॉल्ड। फीडिंग लेवल जो है एक ऑर्गेनिज्म का, उसको हम इन्वायरमेंट के अंदर जो फीडिंग लेवल है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है ट्रॉफिक लेवल, और ऑप्शन ए ही हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है कि फीडिंग लेवल को ही ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। बी वाला जो है हमारे पास सेसेशन लेवल, ये भी इसका जवाब नहीं है। फूड चेन भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है, और ना ही फूड वेब जो है वो इसका आंसर है। लेवल से आपने याद रखना है, क्योंकि ये एक फीडिंग लेवल आपसे पूछा जा रहा है, तो फीडिंग लेवल जो है उसको हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर 3 पे है, आप देखें वो क्वेश्चन क्या है। नंबर 3 पे, द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉफिक रिलेशनशिप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ट्रॉफिक लेवल्स की, उसको हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। नो, फूड चेन हम नहीं कहते, क्योंकि फूड चेन तो एक रिलेशनशिप होता है डिफरेंट, मतलब फूड और जो फूड इस्तेमाल करने वाले एनिमल्स होते हैं उनके दरमियान, तो ये फूड चेन भी नहीं है। ट्रॉफिक लेवल भी नहीं है, क्योंकि हमने पीछे यहाँ पे पढ़ा था कि जो फीडिंग लेवल होता है उसको ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। तो हम तो यहाँ पे बात कर रही हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है ये ट्रॉफिक लेवल नहीं है। आगे हमारे पास सी वाली ऑप्शन है इकोलॉजिकल पिरामिड, ये इसका जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। वो इस तरह से ट्रायंगुलर शेप होती है, जिसमें बेस के अंदर प्रोड्यूसर्स होते हैं, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं। तो इस तरह से ये जो शेप होती है ट्रायंगुलर, जिसमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं, ट्रॉफिक लेवल्स, इनको, ये चूँकि एक ट्रायंगुलर शेप है तो ट्रायंगुलर शेप को हम पिरामिड भी कहते हैं। तो इस वजह से ये जो शेप है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये इकोलॉजिकल पिरामिड कहलाती है। तो हमारे पास जो ऑप्शन, हमारे पास जो करेक्ट है यहाँ पे वो है इकोलॉजिकल पिरामिड, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको हम रीड करते हैं। ये क्या है, ऑल
ऑल द फूड चेन्स दैट ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म डैश, तमाम फूड चेन्स को मिला के क्या बनता है। नंबर ए यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है इकोलॉजिकल पिरामिड, ये एक रॉन्ग आंसर है क्योंकि ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 में आप पढ़ चुके हैं कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड है ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, तो ये तो गलत है, फूड चेन तो नहीं हो सकती ये। नंबर बी जो हमारे पास ऑप्शन है वो है फूड वेब, ये हमारे पास जो है वो एक करेक्ट आंसर है क्योंकि डिफरेंट चेन्स जो होती हैं वो मिलके एक वेब बनाती हैं, यानी एक जाल बनाती हैं, मुख्तलिफ चेन्स मिलके आपस में एक जाल यानी एक वेब बनाती हैं, उस वजह से उनको फूड वेब कहा जाता है। बाकी जो नंबर सी है ट्रॉपिकल लेवल, ये भी ठीक नहीं है क्योंकि ये ट्रॉपिकल लेवल तो कोई और चीज़ है और नन ऑफ दीज भी इसमें नहीं है, इसमें जो ऑप्शन बी है वो दुरुस्त है, फूड वेब। क्वेश्चन नंबर 5 है द एनर्जी ऑफ सन इज ट्रैप्ड एज केमिकल एनर्जी बाय, सूरज से आने वाली एनर्जी जो है वो कौन ट्रैप करते हैं। नंबर ए प्रोड्यूसर्स, और ये करेक्ट आंसर है। प्रोड्यूसर्स ही सनलाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक जो है प्रोड्यूस करते हैं, तो इस वजह से प्रोड्यूसर्स ही इसका जो है वो करेक्ट आंसर है क्योंकि ये डायरेक्टली सनलाइट को यूज़ करते हैं। जबकि जो बी वाला है या सी वाला है या डी वाला ऑप्शन है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स, ये रॉन्ग आंसर है क्योंकि ये रॉन्ग ऑप्शंस हैं क्योंकि ये कंज्यूमर्स जो होते हैं वो कभी भी, ये एनिमल्स होते हैं और कभी भी सनलाइट को डायरेक्टली एब्जॉर्ब जो है करके अपनी खुराक जो है वो हासिल नहीं कर सकते। नंबर 6 वाला क्वेश्चन है कंज्यूमर्स दैट एक्टिवली हंट अदर ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड, ऐसे कंज्यूमर्स, ऐसे जानवर जो बड़ी तेज़ी से दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। नंबर ए हमारे पास ऑप्शन है प्रे, प्रे तो वो होता है जो खुद शिकार हुआ होता है, ये तो गलत हो गया। नंबर बी पे हमारे पास जो है वो है प्रीडेटर, प्रीडेटर कहते हैं शिकारी को, और ये हमारा करेक्ट आंसर है क्योंकि प्रीडेटर ही ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एक्टिवली हंट करते हैं अदर एनिमल्स को, अदर ऑर्गेनिजम्स को। नंबर सी पे जो हमारे पास ऑप्शन है सिम्बायोट, ये कोई और प्रोसेस है, ये भी रॉन्ग है इसका। और कंपटीटर जो हैं, कंपेटिटर, ये भी यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन है क्योंकि प्रीडेटर इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। नंबर 7 पे आप देखें अ रिलेशनशिप वेयर टू स्पीशीज़ लिव टुगेदर क्लोजली इज कॉल्ड डैश, ऐसा रिलेशनशिप जिसमें 2 स्पीशीज़ इकट्ठी मिलके रहती हैं उस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं। उस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, प्रीडेशन कहते हैं। नहीं, प्रीडेशन में 2 एनिमल इकट्ठे मिलके नहीं रहते क्योंकि एक शिकारी होता है और दूसरा जो है वो शिकार होता है, वो तो इकट्ठे मिलके रह नहीं सकते क्योंकि जो प्रीडेटर होता है वो प्रे को खा जाता है, उसको ख़त्म कर देता है, तो वो इकट्ठे मिलके रह तो नहीं सकते। ये ए वाली ऑप्शन जो है ये गलत है। फिर बी वाली जो है ऑप्शन हमारे पास वो है सिम्बायोसिस, और ये इसका करेक्ट आंसर है। सिम्बायोसिस एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें 2 एनिमल्स जो हैं डिफरेंट स्पीशीज़ के वो इकट्ठे मिलके रहते हैं। बी वाला हमारा ऑप्शन ठीक है, जबकि जो सी वाला है कंपटीशन, इसमें मुकाबलेबाजी होती है, इकट्ठे मिलकर रहने का तस्वर नहीं है, ये भी गलत है। और नन ऑफ दीज भी इसमें नहीं है क्योंकि हमारे पास जो करेक्ट आंसर है बी वो मौजूद है, सिम्बायोसिस। नंबर 8 पे आप लोग देखें वी कैन सॉल्व इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बाय, इन्वायरमेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं, माहौलियात की जो मुश्किलात हैं वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नंबर ए रिड्यूसिंग पोल्यूशन, यस ऐसा है कि पोल्यूशन को रिड्यूस करके यानी कि कम करके हम अपने माहौल की जो मतलब मुश्किलात हैं उनको दूर कर सकते हैं, ये ठीक है। लेकिन साथ ही यहाँ पे बी ऑप्शन पे हमारी नज़र पड़ी वो है प्लांटेशन, यानी कि प्लांटेशन करके दरख्त और पौधे उगा के हम माहौल को बेहतर बना सकते हैं, ये भी ठीक है। ये तो दोनों ऑप्शन ठीक हैं। सी वाला भी देख लेते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़, यानी कि जो हमारी ख़त्म होने के करीब स्पीशीज़ हैं उनकी हिफाजत करके भी हम इन्वायरमेंट को बेहतर बना सकते हैं कि माहौल में इम्बैलेंस ना हो, तो ये भी ठीक है। तो तीनों ही ठीक है, तो फिर ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन है, तो ऑल ऑफ दीज जो है वो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास। अब हम देखते हैं लास्ट हमारे पास जो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इज कॉल्ड कास्ड बाय, जो इम्बैलेंस है हमारे पास माहौल के अंदर जो गैर मुतवाज़न किस्म का जो है वो पैदा हो रहा है असर, इसकी वजह क्या है। इसकी पहली वजह उन्होंने बताई हुई है माइग्रेशन, यानी कि एनिमल्स का एक इलाके से दूसरे इलाके में हिजरत कर जाना। वाकई ये भी एक वजह है माइग्रेशन, क्योंकि जब एक जंगल से जो एक स्पीशीज़ है वो उठ के चली जाएगी एक जगह से दूसरी जगह, तो जाहिर है
फिर उसके जो असरात होंगे वो उस इन्वायरमेंट के ऊपर होंगे, इम्बैलेंस होगा क्योंकि एक स्पीशीज़ वहाँ से चली गई है, तो ये भी ठीक है। नंबर बी की जो ऑप्शन है हमारे पास वो है ओवर हंटिंग। अगर आप एक इलाके में परिंदों को ही ले लें, आप एग्जांपल के बर्ड्स की हंटिंग करते जाएंगे वहाँ पे बर्ड्स ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, तो ये भी इम्बैलेंस की वजह है। नंबर सी है यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन, यानी कि आबादी का ज़्यादा होना। अगर एक इलाके में वसाइल कम है और वहाँ पे आबादी ज़्यादा हो जाती है तो वसाइल कम पड़ जाएंगे, ये भी इम्बैलेंस की वजह है। तो ये तो तीनों ही इम्बैलेंस की वजह है, तो हमारे पास डी वाली ऑप्शन भी है, ऑल ऑफ दीज। तो ये भी हमारे पास करेक्ट आंसर है डी वाला ऑप्शन जो है, तो डी वाली ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो ये हमारे आज के चैप्टर नंबर 1 इकोलॉजी के हमारे पास थे एमसीक्यूज़ एक्सरसाइज वाले। इकोलॉजी जो है वो एसएनसी में जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 1 था, इसके हमने आज एमसीक्यूज़ किए हैं। तो इंशाल्लाह भी बहुत जल्द हम नई वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स भी, शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर्स भी लेके आएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।